तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 3 के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर से देखना। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखते हैं हमारे कितने टाइप्स की यहाँ पे गवर्नमेंट होती है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड इन्फोर्स लॉ। अब यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछता है स्टार्टिंग में कि भाई हमारी गवर्नमेंट को किसने पावर दी कि आप डिसीजन ले सकते हो और उनको बाद में इन्फोर्स भी कर सकते हो। तो ये पावर यार हमने ही अपनी गवर्नमेंट को दे रखी है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। अब कहते हैं कि जो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है ना वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपकी कंट्री है ना वहाँ पे किस टाइप की गवर्नमेंट है। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। और बोलते हैं कि अगर आपकी डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट वहाँ पे है तो जो हम लोग हैं ना, हम पीपल, वही अपनी गवर्नमेंट को ये पावर देते हैं कि आप डिसीजन बनाओ और उनको हमारे ऊपर इन्फोर्स करो। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। हम इसको कैसे करते हैं? हम इलेक्शन के अंदर जाते हैं और अपनी वोट को वहाँ पे डालते हैं और एक पर्टिकुलर पर्सन को वहाँ पे इलेक्ट करते हैं जो कि हमारे बिहाफ पे आके जाके काम करता है। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। और बोलते हैं कि डेमोक्रेसी के अंदर फिर वो लोग हमारे लिए काम करेंगे और जो हमारे विचार हैं उनको बचाएंगे और उनको जनता के सामने लेके आएंगे और गवर्नमेंट के सामने लेके आएंगे। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की। और दूसरी अगर टाइप की गवर्नमेंट की बात करें तो वो है हमारी मोनार्की। दी मोनार्की किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन। अब मोनार्की के अंदर क्या होता है, आपका कोई एक राजा होगा या तो रानी होगी, उसके पास ही सारी पावर्स होंगी डिसीजन वगैरह लेने की और उनको लगाने की, इन्फोर्स करने की। एंड रन दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को चलाने की। The monarch may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remain with the monarch। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि वैसे तो आपके मोनार्क में भी कुछ लोग होते हैं आपके राजा रानी के पास डिस्कशन के लिए, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो आपके राजा का या रानी का ही होता है। लाइक इन अ डेमोक्रेसी किंग एंड क्वीन डू नॉट हैव एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंड द डिसीजन दे टेक। अब बताते हैं कि जैसे आपकी डेमोक्रेसी है वहाँ पे तो जो आपने नेता चुना है या फिर जो भी आपका रिप्रेजेंटेटिव आपने चुना है उसको आपकी बातों को रखना होगा, आपकी बातों को मानना होगा, वरना आप उसको नेक्स्ट टाइम नहीं चुनोगे। लेकिन आपका जो राजा था उसके ऊपर ऐसा कोई भी अबाइड नहीं है, उसका जो मन में आएगा वो करेगा। अगर आपकी बात उसको ठीक लगती है तो करेगा, अगर नहीं लगती तब भी नहीं करेगा। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है टोटली यहाँ पे। ठीक है, तो चलो इसके साथ हम आगे बात करते हैं। तो अगर आगे आप सभी को बोलता है चलो डिस्कशन कुछ करते हैं यहाँ पे। तो चलो अब मैं भी आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और ये बुक भी पूछेगी जिनका जवाब आपको मेरे को कमेंट के अंदर जरूर देना है। डू यू थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम? गिव 2 रीजन फॉर योर आंसर। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी से यही पूछता है कि जो लोग हैं उनके लिए क्या ज़रूरी होता है उस डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व होना जो उनके लिए आगे चलकर लिया जाने वाला है, और आपको क्या लगता है इस बात को लेकर। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछता है विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन अ प्लेस यू लिव इन, वाई? अब आप सभी को यहाँ पे बोलते हैं कि जहाँ आप रहते हो आप कौन सी गवर्नमेंट वहाँ पे पसंद करोगे, राजा रानी वाली या फिर ऐसे ही जैसी अब हमारी डेमोक्रेसी के अंदर हमारी नेता को चुनने वाली, जिसमें हमारे पास राइट है नेता को चुनने की। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट, करेक्ट दो स्टेटमेंट्स दैट यू थिंक नीड करेक्शन। अब आप सभी को बोलते हैं मैंने आप सभी को 3 स्टेटमेंट नीचे दे रखी है, इन तीनों में से आपको ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है और कौन सी गलत है। जो उनसी गलत है आपको उसको ठीक करना है। ओके, तो चलो टर्न बाय टर्न को स्टडी करते हैं। तो ए में बोलता है इन अ मोनार्की द कंट्री सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट हुमेवर दे वॉन्ट। तो यार ये बिल्कुल गलत बात है। अब आपको मैंने बताया था कि जो मोनार्की है उसके अंदर क्या होता है, आपका एक राजा होता है, रानी होता है, आप किसी एक भी को इलेक्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो भी आपका राजा है वही राजा रहेगा। तो आपकी मोनार्की के अंदर क्या होता है, जो आपका ये इलेक्ट वाली चीज़ है ये बिल्कुल गलत है, यानी कि आपका एक परमानेंट रूलर यहाँ पे रहता है। अब इन अ डेमोक्रेसी अ किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल दी कंट्री। तो यार ये भी आपकी बिल्कुल गलत है। आपकी डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी राजा नहीं होता जिसके पास पूरी पावर नहीं है कंट्री को रूल करने की, तब कि जो हम पीपल हैं हमारे हाथ में ही सारी पावर है वोट के जरिए। अब सी में बोलता है इन अ मोनार्की पीपल कैन रेज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्क टेक। अब यहाँ पे पूछता है कि जो आपकी मोनार्की है यानी कि राजा और रानी वाला आपका सीन है, वहाँ पे क्या लोगों के पास वो होता है कि वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया? तो नहीं, उनके पास कोई ऐसी राइट नहीं होती। राजा की मर्जी होती है, उसने करना तो कर दिया, नहीं करना तो नहीं करा। ठीक है, हम इसमें कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे नहीं पूछ सकते। तो इसलिए हमारी जो डेमोक्रेसी है वो मोनार्की कंपैरेटिव में बहुत ज़्यादा अच्छी है।
अब आगे आप सभी को बोलता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे बताता है कि जो हमारी इंडिया है वो क्या है, एक डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंचुअल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपल। और ये हमारी कब आई, जब हमारे लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया। देयर आर अदर प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल्स टू हैव डेमोक्रेसीज। और हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हमारे इंडिया की तरह ही लोगों ने स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए, लाने के लिए। अब डेमोक्रेसी का मतलब आपका अगर मैं हिंदी में बताऊं तो उसका मतलब होता है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का मीनिंग होता है यार लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों का राज। ठीक है, आगे बोलता है यू नाउ नो दैट द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर। अब सबसे जो मेन और सबसे पावरफुल चीज़ आपके डेमोक्रेसी की यही होती है कि आपके लोगों के हाथ में सारी पावर होती है अपने लीडर को इलेक्ट करने की और उसको चुनने की। So in a sense, a democracy is ruled by the people. The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. रूलर्स, अब आपको यहाँ पर बताता है कि इससे हम कह सकते हैं कि जो मेन पावर है वो लोगों के हाथ में ही रहती है। जिसको वो राजा बनाना चाहें उसको वो बना सकते हैं अपने बिहाफ पे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जो हमारे टाइम पे, आज के टाइम पे डेमोक्रेसी है ना, उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्योंकि यार अब आप एक बात बताओ, हम 100 के 100 लोग हैं, अगर 100 के 100 लोग डिसीजन लेने बैठेंगे तो यार कैसे बैठ पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं कि अगर मानो 100 पीपल किसी कंट्री के अंदर रहते हैं, मैं मानने की बोल रहा हूँ आपको, वैसे रहते नहीं, अगर 100 मानो किसी कंट्री के अंदर रहती हैं, ठीक है। अब ये यार कोई भी डिस्कशन हो तो 100 के 100 मीटिंग के अंदर जाएँ तो कैसा लगेगा। एक क्या करे, 100 में से कोई 10 लोग चुन लिए, यानी कि भाई वोट के जरिए चुन लिए, और जो 10 लोग हैं उनकी मीटिंग हो तो वो ईजिली मीटिंग कर सकते हैं और कोई भी डिस्कशन ले सकते हैं। और ये 10 लोग इन 100 लोगों ने ही चुने हैं वोट के जरिए, तो भाई इनके ऊपर ट्रस्ट भी होगा। तो ऐसा ही हमारी डेमोक्रेसी के अंदर होता है और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। अब यहाँ पे यही बात बोलता है कि जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती है आपकी, इसके अंदर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जबकि वो क्या करते हैं, इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको अभी अभी समझाया था, दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और जो आपके फिर ये लीडर होते हैं पूरी पॉपुलेशन के लिए बाद में क्या लेते हैं, डिसीजन लेते हैं। दीज डेज आ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउ वट इज़ नोन एज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। और आज के टाइम में तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि जब तक कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगी, जब तक कि वो अपने सभी लोगों को अपनी राइट्स की, वोट की राइट ना दे दे, यानी कि भाई जो भी वहाँ पे आपके युवा अवस्था से लेके बिल्कुल बूढ़े तक लोग हैं, सभी के सभी वोट डालने की राइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे बोलता है, इसी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। दिस मीन्स दैट ऑल अडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, यानी कि जो भी आपकी कंट्री के अंदर युवा हैं सभी के पास अधिकार होना चाहिए वोट डालने का, अपने रूलर को चुनने का। ठीक है, तो चलो इसी के साथ अगर हम आगे बात करें तो आगे आपको यहाँ पे बताता है, कुछ पिक्चर दिखाता है, वोट्स फॉर वुमेन। ये आपकी एक मूवमेंट चली थी वो आपकी किसी कंट्री के अंदर, उसके बारे में मैं आपको अभी यहाँ पे स्टडी करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो एक बार इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं, नाउ वेयर इन दी वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर पावर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए, वुमेन एंड दी पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे आप सभी को बताता है कि जो आपका पूरा का पूरा यूरोप था और आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, वहाँ पे वुमेन्स और जो गरीब लोग थे उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपने वोट की राइट को लेने के लिए। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और जो आपकी वुमेन थी वो वोट की डिमांड कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी किस टाइम के अंदर, जब आपका पहला विश्व युद्ध यानी कि पहला वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था। तब उन्होंने अपनी डिमांड को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और कह दिया था कि हमें तो वोट चाहिए ही चाहिए। दिस मूवमेंट इज़ कॉल्ड दी वुमेन सफरेज मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं हम, वुमेन सफरेज मूवमेंट। एज अ टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। और यहाँ पे जो आपकी सफरेज टर्म है इसका मतलब क्या है, राइट टू वोट। ड्यूरिंग दी वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क। अब यार क्या हुआ, जब आपका वॉर चल रहा था यानी कि आपका युद्ध चल रहा था, जो आपके मैन थे वो तो सब लड़ाई के अंदर बिजी थे, तो जितनी भी आपकी वैकेंसी थी सब खाली पड़ी थी, तो वहाँ पे कौन वर्क कर रही थी, फिर आपकी वुमेन वहाँ पे आके काम कर रही थी। दैट वॉज अर्लियर कंसिडर्ड मैन वर्क्स। और जहाँ पे पहले क्या थे, आपके मैन काम किया करते थे। मैनी वुमेन began organizing and managing different kind of works. When people saw this they began to wonder they had created so
मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन एंड व्हाट दे हैव कैपेबल टू डूइंग। अब यहाँ पे बच्चों क्या बात होती है कि मैं आपको बताता हूँ कि देखो अब आपका वर्ल्ड वार 1 चला हुआ है, तो फिर क्या हुआ, जितने भी आपके मैन थे आपकी इन कंट्रीज़ के, यूरोपियन के और आपके अमेरिका के सभी वॉर के अंदर चले गए। कौन चले गए? आपके मैन चले गए, यानी कि जो आपके बॉय वगैरह मैन वगैरह सब चले गए। तो अब आपकी जो यहाँ पे जॉब वगैरह थी वो खाली रह गई, उनको कौन करेगा? तो बच गई आपकी वुमेन जो कि वॉर के अंदर नहीं गई। अब वो यहाँ पे आके क्या करने लगी? जॉब करने लगी। तो यहाँ पे जब वुमेन के काम करते हुए देखा तो उन्होंने देखा कि भाई जो वुमेन है वो भी बहुत अच्छा काम यहाँ पे करती हैं। वो बिल्कुल ऐसा काम नहीं है कि बिल्कुल कम काम करती है, वो बहुत अच्छा काम करती हैं और कुछ हद तक मैन के बराबर और उससे अच्छा ही काम कर लेती हैं। तो ये चीज़ देख के लोगों को पता लगा कि जो हमारे मन के अंदर स्टीरियोटाइप बना हुआ था, अब स्टीरियोटाइप मैंने आपको पिछले चैप्टर के अंदर बताया था, वो बिल्कुल गलत था कि वुमेन हमसे पीछे हैं। वो तो यार हमसे बहुत अच्छा काम कर लेती हैं और बहुत अच्छा हमसे बिल्कुल इक्वली काम यहाँ पे करती हैं। तो यहाँ से हमारा जो स्टीरियोटाइप था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो वुमेन बिगेन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। तो वहाँ पे वुमेन को क्या समझा जाने लगा तब से? इक्वली, और इनको माना जाने लगा कि भाई ये भी हमारे बराबर हैं और ये भी हमारे जैसा काम यहाँ पे कर सकती हैं। The suffragettes demand the right to vote for all women and to get their demands heard, then claimed themselves to the railings in the public places. Many suffragettes were imprisoned and went on a hunger strike and they had to be fed by force. अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि ये सब चीज़ें देखने के बाद जो आपके सफ़रगैटीज़ थे, यानी कि जो राइट टू वोट की डिमांड कर रहे थे, उन्होंने क्या किया भाई? बहुत सारे आंदोलन वहाँ पे छेड़ दिए, वहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। और बताते हैं कि उन्होंने क्या किया भाई? स्ट्राइक गए, मतलब कि भाई हम भूख हड़ताल पे बैठ गए, मतलब कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वहाँ पे किया। तो आपकी जो मिलिट्री वगैरह थी उसको दबाने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे अपना जो प्रोटेस्ट वगैरह था, अपनी जो स्ट्राइक थी उसके ऊपर जारी रहे और उसको करते रहे। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920। तो जो आपकी अमेरिकन वुमेन थी उनको 1920 के अंदर फाइनली क्या मिल गई? उनकी राइट टू वोट मिल गई। While women in the UK got vote on the same term as men as some year later in 1928। और जो आपकी वहाँ की आपकी यूके वाली वुमेन थी ना, उनको मिली थी 1928 के अंदर, और उन्होंने भी ऐसे ही अपनी राइट ली थी। यानी कि जो आपकी यूके वाली थी उनको तो मिली थी आपकी 1928 के अंदर, और जो आपकी यूएस वाली थी, अमेरिका वाली, उनको मिल गई थी आपकी 1920 के अंदर। ठीक है, आप इस बात को यहाँ पे याद रखना। अब आगे बोलता है, बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। बट हमेशा ऐसा नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। आपका कोई ऐसा टाइम भी था जहाँ पे जो आपकी गवर्नमेंट थी वो ना तो गरीब को और ना वुमेन को पार्टिसिपेट करने देती थी इलेक्शन के अंदर। इन देयर अर्लियर फॉर्म गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन एंड हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड। सिर्फ जो आपकी स्टार्टिंग में गवर्नमेंट थी वो उन्हीं को वोट की राइट देती थी जो कि आपके अमीर होते थे और जो आपके मैन थे। This meant that women, the poor, property less and the uneducated were not allowed to vote। यानी कि जो लोग आपके पढ़े लिखे नहीं थे और जो वुमेन थी और साथ में जो गरीब लोग थे उनके पास बिल्कुल भी राइट नहीं थी वोट को डालने की। The country was governed by the rules and regulations that was few मैन मेड इट। और जो आपकी कंट्री थी वो उन्हीं के बेस पे चलती थी जो कि आपके कुछ गिने चुने आदमी थे और वही आपके लॉ वगैरह बनाते थे और वही पूरे देश को वहाँ पे चलाते थे। तो चलो हम आगे बात करते हैं। इसी के साथ अब आगे बोलता है, इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल मेजोरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड देन देयर फोर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजोरिटी। यानी कि जब आपका इंडिया था वहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्या था, सिर्फ कुछ ही लोगों को अलाउ किया जाता था वोट डालने के लिए। तो इससे क्या था, सिर्फ कुछ ही लोगों के हैंड में आपके पावर थी अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने की। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस। यानी कि इस चीज़ को देख के जो आपके गांधी जी भी थे और भी बहुत सारे आपके जो लीडर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो कहते थे कि भाई ये कैसे आपका अन्याय है। एंड डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स हैव द राइट टू वोट। और जो भी आप जितने भी आपके अडल्ट हैं उन सभी के पास वहाँ पे राइट होनी चाहिए वोट को डालने की। दिस इज़ नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। राइटिंग इन अ जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी सेड। यानी कि जो आपके गांधी जी थे ना, उन्होंने आपकी यंग इंडिया के अंदर लिखा था 1931 के अंदर, I cannot possibly bear the idea that a man who has got wealth should have the vote, but that a man who has got
करेक्टर बट नॉट वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। अब यहाँ पे गांधी जी ने लिखा था कि भाई जो इंसान आपका अमीर है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसके पास नॉलेज है, वो तो वोट डाल सकता है, लेकिन जो गरीब है, जिसके पास यानी कि आपकी नॉलेज भी नहीं है, तो वो वोट नहीं डाल सकता। और दैट अ मैन हु वर्क्स होनेस्टली बाय द स्वीट ऑफ हिज बोरो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर अ क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। और जो आपका गरीब इंसान है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ईमानदार है और अच्छे काम करता है, तब भी उसके पास राइट नहीं है वोट डालने की। लुक एट द मैप्स ऑन द पेज 29 एंड 30। अब जो मैंने आपको पीछे दो मैप्स दिखाए थे ना, आप उनको रिवाइंड करके देखना और आप उनसे पता लगाना है, फिर अपनी बुक्स के अंदर भी आप इनको देख सकते हैं। दे शो द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। वो आपको क्या चीज़ें दिखाएंगी? आपकी स्टेट्स दिखाएंगी, यूनियन टेरिटरी दिखाएंगी और आपकी डिस्ट्रिक्ट्स दिखाएंगी आपके इंडिया की। फाइंड आउट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दीज मैप एंड द वेरियस अदर रिसोर्सेज। फिर आपको क्या करना है? उन सभी में से क्या करनी है? अपनी इन इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। नेम्स ऑफ द नेबर्स ऑफ इंडिया। तो जो हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्री हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है और पता लगाना है कि वो कितनी है। अब आगे बोलते हैं नेम्स ऑफ योर स्टेट एंड ओवर यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स नेबर्स। आपकी जो स्टेट हैं उसके आपके पड़ोसी आपकी स्टेट हैं उनके बारे में पता लगाना है, और जो आपकी यूनियन टेरिटरी हैं उनके बारे में पता लगाना है। नेम ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर्स। और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास में कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगती हैं उनको भी पता लगाना है। और उसके बाद बोलते हैं रूट फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू द नेशनल कैपिटल। और जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से नेशनल कैपिटल यानी कि जो आपकी दिल्ली है वहाँ तक का रूट आपको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी मिल जाएगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जिससे कि यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे इजीली इस बात को पढ़ पाएँ और समझ पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।